बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 28 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 डिस्कस किए थे। उसमें हमने ऐसी फोर्सेस जो कि एक ट्रायंगल के साइड्स के अलॉन्ग एक्ट कर रही हों, उसके रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन के मुख्तलिफ पॉइंट से पास करने के लिए कंडीशंस फाइंड की थी कि सर्कम सेंटर से पास करे तो क्या कंडीशन होगी, ऑर्थो सेंटर से पास करे तो क्या कंडीशन होगी। आज हम सेंट्रॉइड से पास करने की कंडीशन फाइंड करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन कि इफ p cosecant a plus q cosecant p plus r cosecant of c is equal to 0, then the line of action of the resultant passes through the centroid of the triangle. तो लेट l सेंट्रॉइड से मुराद होती है, सेंट्रॉइड का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं? a line joining a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. Let L, M, N be the midpoints of the sides BC, CA and AB of triangle ABC, then AL, BM and CN are the medians of triangle ABC, intersecting at point G, the centroid of triangle ABC. ये AL, ये BM और ये CN, ये मीडियंस हैं ट्राइंगल के जो पॉइंट G पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो G जो होगा वो फिर सेंट्रॉइड होगा। अब सेंट्रॉइड की ये प्रॉपर्टी है कि इसका जो साइड से डिस्टेंस है, इसका जो वर्टेक्स से डिस्टेंस है वो साइड से डिस्टेंस के मुकाबले में डबल होता है। यानी ए जी ओवर जी एल जो है वो 2:1 होगा, या जी एल ओवर ए जी कहें तो 1:2 होगा। जी एल ओवर ए जी, यानी ये दो पोर्शन इस तरफ होंगे और एक पोर्शन इस तरफ होगा इस सेगमेंट का। तो इस टोटल जो लाइन सेगमेंट ए एल है उसके 3 पोर्शन हुए फिर। तो अगर इसके साथ रेशियो लें जी एल की, जी एल ओवर ए एल देखें तो वो 1/3 होगा। ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए ये निकाल लिया। ये मशहूर थ्योरम है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो ड्रॉ जी डी, जी ई एंड जी एफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट जी ऑन द साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जी डी, जी ई और जी एफ ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। ये फिगर में भी शो कर देंगे, ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ये इस तरह से और इस तरह से और ये, तो ये परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एल प्राइम फ्रॉम ए ऑन बी सी। ये ए से बी सी पे, ये साइड बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एल प्राइम। तो देन ए एल प्राइम एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी डी एल। हाँ, ये जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, एल प्राइम ड्रा किया, ये एक्चुअली हमारा मकसद एक ही होता है, हमने रिजल्टेंट का जो मूवमेंट निकालना होता है ना वेरिक-नॉन्स थ्योरम के जरिए, वो कंपोनेंट फोर्सेस के मूवमेंट्स का सम होता है। अब जो कंपोनेंट फोर्स है, फॉर एग्जांपल पी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें जी से चाहिए होता है, जी डी चाहिए हमें, इसी तरह जी ई चाहिए, क्यू का मोमेंट आर्म है, और जी एफ चाहिए जो कि आर का मोमेंट आर्म है। तो ये जी डी एक्चुअली फाइंड करने के लिए ये सारी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो देन ट्राइंगल ए एल प्राइम एल, इसको देखें, ए एल प्राइम एल, इस ट्राइंगल को देखें, ये राइट ट्राइंगल है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी डी एल, जी डी एल, ये भी राइट ट्राइंगल है। तो ये दोनों सिमिलर है एंगल 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 पास्टुलेट से, यानी तीनों एंगल जो है वो ज़रा कॉन्ग्रुएंट हों तो फिर जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होती हैं। तो ये देखें कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल तो 90 का दोनों में, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला जो एंगल है ए एल एल प्राइम बड़ी ट्राइंगल में, और जी एल डी मेजर एंगल जी एल डी, ये दोनों कॉमन एंगल है, एक ही एंगल है इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जो तीसरा एंगल है, अब देखें ये लाइन वर्टिकल है और जी डी वर्टिकल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी एक सिंगल लाइन से दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो आपस में पैरेलल होंगे। ये ए एल प्राइम और जी डी ये पैरेलल लाइंस है और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है ये ए एल। तो आपको पता है फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग भी इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और यहाँ पे जो तीसरा एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी डी ओवर ए एल प्राइम, ये जो वर्टिकल्स थी, जी डी ओवर ए एल प्राइम रेशो जी एल ओवर ए एल, ये जो है इनकी रेशो सेम होगी।
तो जी डी ओवर ए एल प्राइम इज इक्वल टू 1/3। क्यों? क्योंकि जी एल ओवर ए एल को हमने शो किया था उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए मीडियन की कि वो 1/3 के इक्वल है, उसको यूज कर लिया। तो एक्चुअली हम जी डी तक पहुंचना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें अब ए एल प्राइम चाहिए। तो ए एल प्राइम निकालने के लिए ना इस बड़ी ट्रायंगल को देखें, ये जो ट्रायंगल है ए एल प्राइम बी, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे एंगल बी बन रहा है। तो अगर हमें ये हाइपोटेन्यूज पता है ना, आपको बताया था कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए होगी, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी होगी, और वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल सी होगी। तो ये हमें साइड की लेंथ पता है कि स्मॉल सी है, और ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए एल प्राइम। तो ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के मुताबिक, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा कंसीडर किया, साइन बी इज इक्वल टू ए एल प्राइम ओवर ए बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ए एल प्राइम विल बी इक्वल टू ए बी साइन बी। तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ये साइड है ट्राइंगल की, इसकी लेंथ कितनी होगी? सी के ऑपोजिट स्मॉल सी, तो इसलिए ए एल प्राइम को लिख लिया सी साइन बी। इसको यहाँ पुट करते हैं, जी डी ओवर ए एल प्राइम था, लेकिन ए एल प्राइम को हमने शो किया कि वो सी साइन बी के इक्वल है, ये पुट कर दिया। तो जी टी की वैल्यू क्या आएगी? सी साइन बी ओवर 3। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये जो सी है इसको लॉ ऑफ साइंस के जरिए फाइंड करते हैं कि ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी इज इक्वल टू के, किसी भी नंबर के इक्वल रखें, मैंने के कह दिया। तो सी स्मॉल सी की वैल्यू आएगी के टाइम्स साइन सी, तो इधर स्मॉल सी की ये जी डी में वैल्यू पुट कर देते हैं के साइन सी, ये देखिए। तो जी डी की वैल्यू क्या आई? के साइन सी साइन बी ओवर 3। देखें जी डी इज इक्वल टू के साइन सी साइन बी ओवर 3, यानी जी डी के जो एक्सट्रीम वाले एंगल्स हैं ना दोनों साइड्स पे, वो इंक्लूड हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप ये जी ई फाइंड करना चाहें इसी सारे प्रोसीजर के जरिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें अपोजिट साइड पे और सिमिलर ट्रायंगल्स को कंसिडर करके, तो जी ई की वैल्यू क्या आएगी? ये जो इसके एक्सट्रीम पे एंगल्स हैं, के साइन ए साइन सी ओवर 3 ये, और जो जी एफ है वो कितना आएगा? के साइन ए साइन बी ओवर 3, इस तरह से। तो ये हमें मोमेंट आर्म्स चाहिए थे जिसके लिए हमने ये सारा काम किया। अब आगे से क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किए कि लेट आर प्राइम बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस टी फ्रॉम जी। ये जो रिजल्टेंट है आर प्राइम, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट जी से वो डी है। तो अब हमें गिवन ये है, इफ ये था ना कि p कोसिकेंट a प्लस q कोसिकेंट b प्लस r कोसिकेंट c इज इक्वल टू 0, और हमने प्रूव करना है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट पासिस थ्रू g द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये r प्राइम पासिस थ्रू g, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ r प्राइम पासिस थ्रू g, r जरूरी नहीं है कि g से पास कर रहा हूँ, लेकिन इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो g से पास करेगी, लाइन तो इन्फिनिट होती है ना। तो बाय वेरिग्नन्स थ्योरम the moment of the resultant about g is equal to sum of moments of the component forces about g। ये रिजल्टेंट का मोमेंट क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्केलर मोमेंट की बात हो रही है, मोमेंट की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इज इक्वल टू p का मोमेंट कितना होगा? ये इसका मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जी डी। इसी तरह q का कितना होगा? q टाइम्स जी ई, इसका r टाइम्स जी एफ ये, और जी डी जी ई और जी एफ की वैल्यू इसीलिए हमने कैलकुलेट कर ली थी पहले कि हमें यहाँ पे यूज़ करनी थी, तो ये उनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इन तीनों में से ना k/3 कांस्टेंट है, कॉमन है, सॉरी ये यहाँ पे 3 भी है, k/3 आप कॉमन ले लें, यहाँ पे 3 भी है, तो अंदर ये चीज़ें बच गई। अब हमने कोसिकेंट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन ए साइन बी साइन सी, दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे साइन ए साइन बी साइन सी तीनों नीचे आ जाएंगे। जब इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड होगा तो बी और सी वाले टर्म्स कट जाएंगी, तो साइन ए आ जाएगा पी के नीचे, यहाँ पे सी और ए कैंसिल होंगी, साइन बी नीचे आ जाएगा, ए और बी कैंसिल होंगी और सी नीचे आ जाएगा। ये जो डिवाइड हो रहे थे साइन ए साइन बी साइन सी, ये राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे भी k/3 है और यहाँ पे भी k/3 है। तो अब हमें गिवन क्या है कि p कोसिकेंट a प्लस q कोसिकेंट b प्लस r कोसिकेंट c इज इक्वल टू 0 है, तो राइट साइड पे इसको पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी, तो r प्राइम d 0 का इक्वल आ गया। तो सिंस r प्राइम तो 0 नहीं है, इसका मतलब फिर d 0 होगा, तो d 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये 0 हो गया, यानी ये जो फोर्स है ये यहीं से पास करेगी g से, यही हमने शो करना था। सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ r प्राइम पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल 3 पेज नंबर 32 पे है।
कि forces represented in magnitude and direction by LAB, MBC, LCD and MDA act along the sides of a quadrilateral ABCD. Quadrilateral means four-sided closed plane figure. Show that they are equivalent to a couple if and only if L is equal to M और ABCD is a parallelogram. ये क्वेश्चन मैंने if and only if के साथ प्रूव किया है. आपकी एग्जांपल में कोई एक कंडीशन है, पता नहीं, मेरे ख्याल ये जो कन्वर्स है वो वाला है सिर्फ. तो जो चीज़ प्रूव करने के लिए आए उसके मुताबिक प्रूव करना है. तो सिंस द फोर्सेस LAB, MBC, LCD, MDA एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल एक प्लेन फिगर होती है, सो दे आर कोप्लेनर. लेट द रिडक्शन बी मेड एट ए. हम सारी फोर्सेस को ए पे रिड्यूस करते हैं, यानी सबको ए पे शिफ्ट करते हैं. तो आपको बताया था कि जब कोप्लेनर फोर्सेस को एक पॉइंट पे रिड्यूस करते हैं तो रिजल्टेंट एक फोर्स और एक कपल होता है. अब ये इफ़ एंड ओनली इफ है, एक चीज़ को सपोज करते हैं. पहले सपोज कर लेते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कपल के इक्विवेलेंट है. सपोज द गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ कपल. तो अगर ये कपल के इक्विवेलेंट है तो फिर रिजल्टेंट जो है फोर्सेस का वो जीरो होगा और मूवमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा. तो रिजल्टेंट जीरो रखें ज़रा. LAB प्लस MBC प्लस LCD प्लस MDA इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ से प्रूव मैंने ये करना है कि या तो L M के बराबर है या ABCD पैरेललोग्राम है ये वाला. तो उसके लिए देखें L वाले टर्म्स अलग कर लिए हैं और M वाली अलग कर लिए हैं. अब इसमें AB और CD आ रहे हैं L में, और BC और DA की कमी है ना, उसका वन वे राउंड उसको कंप्लीट करने के लिए. तो क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग LBC प्लस LDA. ये जो कमी थी जिस चीज़ की वो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट. इसको लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं. वो लॉ ये है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है उसका उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसके नेट इफेक्ट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम ऐड कर दिया जाए या उसमें से एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम डिलीट कर दिया जाए. तो हमने ये बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम एक्चुअली इसमें ऐड किया है कि LBC प्लस LDA और माइनस LBC LDA. ये LBC और LDA जो ऐड किए थे वो इस टर्म के साथ ही लिख लिए हैं, L कॉमन लिया हुआ था जिनमें से, और जो माइनस किए हैं वो ये लिख लिए. तो अब ये देखें पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस जो था, जैसे ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस होता है उसी तरह पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस जनरल रिजल्ट है कि इफ द फोर्सेस आर कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स of a closed polygon taken one way round, then they are in equilibrium. यानी उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होता है. ये जीरो हो जाएगा. ये वन वे राउंड में देखें AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है, और ये BC प्लस D है, ये भी BC प्लस D है. तो इनमें M इनको कॉमन ले लिया तो यहाँ से M बचा और वहाँ से माइनस L. M माइनस L टाइम्स BC प्लस D है. तो ये तो जीरो हो गया. M माइनस L टाइम्स BC प्लस D इज इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो M माइनस L जो है वो जीरो है, या फिर BC प्लस DA इज इक्वल टू जीरो है. या इसको यूं भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू माइनस DA, या यूं लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AD. तो यहाँ से M इज इक्वल टू L आ गया ये, और अब BC और AD अगर इक्वल हैं एज वेक्टर्स, ये एहतियात से देखें, एज वेक्टर्स इसका मतलब है इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी लेंथ भी सेम है. जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और डायरेक्शन भी. तो इफ टू साइड्स, ये मशहूर थ्योरम पैरेललोग्राम्स वाला आपकी 9th क्लास का, इफ टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसमें हमने दो साइड्स को इक्वल और पैरेलल शो कर दिया कि साइड BC और AD ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये एक्चुअली फिर पैरेललोग्राम होगा. तो L इज इक्वल टू M, आइदर L इज इक्वल टू M और ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो हमने एक साइड से इसको प्रूव कर लिया. अब कन्वर्स देखें. कन्वर्सली अब इसको सपोज इस साइड को सपोज करते हैं कि आइदर L इज इक्वल टू M और ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और दोनों सूरतों में ये प्रूव करना है कि द फोर्स सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ कपल. तो अब दो चीज़ें हैं, पहले L इज इक्वल टू M के जरिए प्रूव करते हैं, फिर पैरेललोग्राम के जरिए. नंबर वन, इफ L इज इक्वल टू M देन जो रिजल्टेंट था वो फिर क्या बनेगा, LAB. शो ये करना है कि अब ये कपल के इक्विवेलेंट है. तो अगर कपलेंट के इक्वल तो तभी होगा ना जब रिजल्टेंट जीरो होगा और मूवमेंट जो है रिजल्टेंट कपल का वो नॉन जीरो होगा. तो देखते हैं ये जीरो है कि नहीं. LAB प्लस MBC प्लस LCD प्लस LDA MDA. तो L और M चूंकि इक्वल हैं तो M की जगह भी L लिख दिया. इन सब में से L कॉमन लिया तो अंदर वही पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस वाला लॉ अप्लाई हो रहा है. तो ये वन वे राउंड है.
तो ये 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट 0 हो गया और हमने ये जो मूवमेंट है रिजल्टेंट कपल का वो उसको 0 शो करना है, नॉन 0 शो करना है, तब ये कपल के इक्विवेलेंट होगा ना। तो लेट जी बी द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट कपल अबाउट ए, क्योंकि हमने रिडक्शन ए पे की थी तो ये इक्वल होगा सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए। तो नेट हाँ जो रोटेशनल इफेक्ट है तो वो क्या आएगा, अब जब जो फोर्सेस ए से पास कर रही हैं उनका मूवमेंट तो जीरो होगा ना, ये एल ए बी का मूवमेंट भी जीरो होगा ये एम डी ए का भी जीरो होगा, तो इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचेंगी कौन सी फोर्सेस, एम बी सी, ये वेक्टर मूवमेंट है एक्चुअली इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट वाला लिया, और एल सी डी। अब एम बी सी का मूवमेंट कैसे निकलेगा, ए के अबाउट वो ये होगा ए बी क्रॉस एम बी सी, ये लिख दिया, और एल सी डी का मूवमेंट कितना होगा, ए डी क्रॉस एल सी डी, ए डी क्रॉस एल सी डी, वही आर क्रॉस एफ। तो ए बी क्रॉस ये एम, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है एल और एम इक्वल है तो एम की जगह भी एल लिख दी है यहाँ पे, तो इन दोनों में से एल कॉमन ले लिया, ए बी क्रॉस बी सी प्लस ए डी क्रॉस सी डी। तो इसके इक्वल आ रहा है मोमेंट जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो कैसे है, बिकॉज ए बी क्रॉस सी बी सी, ये देखें ए बी क्रॉस बी सी, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी राइट हैंड रूल से, जो डायरेक्शन इसकी आएगी देखें ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, और ए डी क्रॉस सी डी, इसको देखें ए डी क्रॉस सी डी, ए के अबाउट जो मूवमेंट लेंगे सी डी का तो वो भी उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन चूंकि सेम है तो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकेंगी कि जीरो हो जाए, तो इसीलिए ये नॉन जीरो है। तो आर जीरो आ गया और जो मूवमेंट है कपल का वो नॉन जीरो आ रहा है, लिहाजा द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ कपल। जो सेकंड कंडीशन थी कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, नंबर 2 इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इस सूरत में भी जो सिस्टम है वो कपल के इक्विवेलेंट होगा, वो भी प्रूव करते हैं। तो अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होगा, पैरेललोग्राम की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी एंड वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी, ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो रिजल्टेंट जो है वो तो इक्वल था एल ए बी प्लस एम बी सी प्लस एल सी डी प्लस एम डी ए, जो ये इजाफी लिखा गया, ये नहीं है यहाँ पे। तो आर इज इक्वल टू एल ए बी प्लस, अब देखें एम बी सी, ये जो सी डी था ना, हमारे पास देखें डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो एल सी डी को पहले मैंने डी सी बनाया तो साइन चेंज किया इस फॉर्म में इसको लिखने के लिए, और ये जो ए डी की वैल्यू है हमारे पास तो हमने डी ए को माइनस ए डी लिख लिया। अब इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हैं कि डी सी की जगह ए बी लिख लेते हैं और ए डी की जगह बी सी लिख लेते हैं। देखें डी सी की जगह ए बी लिख लिया और ए डी की जगह बी सी लिख लिया, तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अब पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये लिख सकते हैं डीसी को एबी के इक्वल और एडी को बीसी के इक्वल। तो ये आप देख लें एल ए बी पॉजिटिव और एल ए बी नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह एम बी सी पॉजिटिव और एम बी सी नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं, और हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो जीरो के इक्वल आ गया। तो अब इसका मोमेंट देखते हैं उसी तरह से ए के अबाउट, तो इनिशियली तो वो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा ये वाला जो हमने निकाला था, क्योंकि एल ए बी फोर्स ए से पास कर रही है, एल डी ए फोर्स ये भी ए से पास कर रही है, इनके मूवमेंट्स जीरो हो जाएंगे। बल्कि यहाँ से देखें ना, अब हमारा पैरेललोग्राम है तो अब फोर्सेस ये जो हैं बी सी और सी डी हमने सपोज किया हुआ है कि ये अब पैरेललोग्राम है, तो इसका मूवमेंट कितना होगा, ए के अबाउट लें तो ए बी क्रॉस दिस फोर्स, और इस फोर्स का जो मूवमेंट है एल सी डी का वो क्या होगा, ए डी क्रॉस दिस फोर्स, ये वाली इक्वेशन लिख ली। और अब फिर वही बात, क्योंकि हमने यूज़ ये करना है, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम सपोज किया हुआ ना, तो जहाँ जहाँ डी सी आएगा उसको ए बी बनाने की कोशिश करेंगे और ए डी आएगा तो उसको बी सी लिखेंगे। तो यहाँ पे ए डी जो आ रहा था उसकी जगह, सॉरी जो बी सी आ रहा था वो तो उसी तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे ए डी है और सी डी है, सी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, डी सी की वैल्यू है हमारे पास, तो सी डी को हमने डी सी वाली फॉर्म में लिखा, माइनस कर दिया, उसका साइन चेंज हो जाएगा, यूं बन जाएगा, और ये जो स्केलर्स थे वो बाहर निकाल दिए। अब ये ए बी क्रॉस बी सी है और ए डी की वैल्यू बी सी थी, ये देखें ए डी जो था वो बी सी के इक्वल था और डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है, डी सी जो है ये डी सी है, सॉरी माइनस कॉमन लिया ना, ये डी सी है, ये वाला
ये डी और ये सी है। तो डी सी चूंकि ए बी के इक्वल है, ये देखें डी सी ए बी के इक्वल है तो उसकी जगह ए बी लिख दिया। तो ये ए बी क्रॉस बी सी है, ये भी एक्चुअली ए बी क्रॉस बी सी है, अगर इसका माइनस साइन चेंज कर देना तो एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है एंटी कम्यूटेटिव होता है। बी सी क्रॉस ए बी को जब ए बी क्रॉस बी सी लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों में से ए बी क्रॉस बी सी कॉमन लिया, साथ एल प्लस एम आ गया। तो ये नॉन ज़ीरो क्योंकि एल प्लस एम तो नॉन ज़ीरो है। और ये ए बी क्रॉस बी सी जो है, इधर देखें ये यहाँ से ए बी क्रॉस बी सी, ये ना तो इनमें से कोई वेक्टर ज़ीरो है और ना ही ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होने के यही दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है ना, कि या तो वो पैरेलल हो जाए या उनमें से कोई ज़ीरो हो। तो ऐसी दोनों कंडीशंस नहीं है, तो ये नॉन ज़ीरो है। तो रिजल्टेंट ज़ीरो आया और रिजल्टेंट कपल का जो मूवमेंट है वो नॉन ज़ीरो आया। सो देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज इक्वल टू अ कपल। तो इस तरह से थी एग्जाम। ये लास्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल 2 है पेज नंबर 39 पे, के फोर्सेस, ये 6 फोर्सेस हैं P1 से P6 तक, एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टेकन इन ऑर्डर, शो दैट दे विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ दीज कंडीशंस होल्ड। तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर ऐसा हो तो ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो सॉल्यूशन देखें, द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज शोन इन फिगर। ये हमने फोर्सेस बना दी, ये P1 फोर्स है, P2, P3, P4, P5, P6, वन वे राउंड ले लिया इनको क्योंकि उसने कहा था टेकन इन ऑर्डर। तो द गिवन सिस्टम ऑफ, लेट O बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन एंड लेट D बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच फोर्स फ्रॉम O। O का हर फोर्स से जो डिस्टेंस है वो D है, क्योंकि हमारी रेगुलर फिगर है ना, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो तमाम साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। Let A be parallel to the x-axis. Take A be parallel to x-axis. The resolved part of the resultant R along x-axis is x-axis के along resolved part कैसे निकलेगा? x is equal to P1। अब P1 का x-axis से पैरेलल है तो इसका एंगल 0 बनेगा। ये हेक्सागन के बहुत से प्रॉब्लम्स हमने किए हैं। ये जो P2 फोर्स है, ये एक देख लें अगर आपको भूला हुआ तो, ये फोर्स की ये डायरेक्शन है ना, तो आपको पता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागन इज कितना होता है 120 डिग्री। तो ये अंदर एंगल 120 डिग्री है, उसको ये बाइसेक्शन हो रही है तो ये 60 डिग्री बचेगा। और ये इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बचेगा वो 60 डिग्री है। ये यहाँ तक 120 है ना, ये और ये, तो कितना होगा एंगल, ये देख लें, बल्कि यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लें तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ये एंगल आपको 120 नज़र आ रहा है ना, ये एंगल 120 है और तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है, तो ये पीछे 60 बचेगा, ये वाला, ये 60 एंगल है। तो P2 फोर्स जो है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 60 बन रहा है। यूँ ही 60 ऐड होता जाता है इसमें। जो P3 फोर्स है उसका 120 डिग्री एंगल बनेगा। ये जो अगली फोर्स है P4, ये बिल्कुल एंटी पैरेलल है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इसका 180 डिग्री एंगल बनेगा। अगले में फिर 60 ऐड करते हैं तो 240 डिग्री इसका बनेगा और इसी तरह से आखिरी वाले का 300 डिग्री एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस फोर्स का। तो इन कॉज की वैल्यूज लिखते हैं जस्ट जिस तरह हमने थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स अप्लाई करते आए हैं, और इसको ये सिंपली है 1/2 जिनके साथ आ रहा था उनको अलग कर लिया और बाकियों को अलग कर लिया। सिमिलरली द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट आर अलोंग वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस के अलोंग जो रिजॉल्व पार्ट है रिजल्टेंट का वो भी उन्हीं एंगल्स के साथ आएगा, जस्ट कॉज की जगह साइन आ जाएगा। तो उसकी वैल्यूज पुट कर दी, साइन की भी, साइन 0 पे और 180 पे 0 होता है, दो फोर्सेस कम हो जाएंगी। तो वाई ये आ गया √3/2 कॉमन लेने के बाद। तो तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए, अगर आपको याद हो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी वो ये थी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और g इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट O, ये अब g फाइंड करने लगे। O के अबाउट जो मूवमेंट लेंगे तो हर फोर्स का जो O के अबाउट जो मूवमेंट आर्म है वो d के इक्वल है। तो P1 इंटू डी, P2 इंटू डी, ये स्केलर मूवमेंट होता है जिसमें हम ये मूवमेंट आर्म यूज़ करते हैं ना, जो पिछले क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे थे डेफिनेशन, वो वेक्टर मूवमेंट था। P2D वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है एंड अप टू P6 इंटू डी। तो सब में से D कॉमन लिया तो अंदर P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P6 इंटू डी। इसको समेशन P की फॉर्म में लिख लिया, सम ऑफ PI इंटू डी।
ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करते हैं जो हमने प्रूव की थी। कोप्लेनर फोर्सेस कब इक्विलिब्रियम में होती हैं? द गिवन सिस्टम will be in equilibrium if r is equal to 0 and g is equal to 0। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, r is equal to 0 का मतलब है x is equal to 0, y is equal to 0 and g is equal to 0। यानी x कंपोनेंट भी 0, y कंपोनेंट भी 0 और रिजल्टेंट का, और मोमेंट भी 0। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 यहाँ से ये कंडीशंस बस बनानी है। x is equal to 0 का क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू आई थी उसको 0 के इक्वल पुट किया, ये इक्वेशन 1 प्राइम आ गई। इक्वेशन 2 में जो y निकाला था उसको 0 के इक्वल रखें, ये इक्वेशन 2 प्राइम आ गई। इक्वेशन 3 में जो हमने मोमेंट निकाला था उसको 0 के इक्वल रखें, तो समेशन p इंटू डी इज इक्वल टू 0 मीन्स समेशन p इज इक्वल टू 0, क्योंकि d इज नॉन जीरो। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। एक कंडीशन तो यहीं से आ गई, आपको नजर आ रही होगी, ये समेशन p इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन बनाने के लिए देखें, इक्वेशन 2 से हम वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 2 को देखें, अंडर 3/2 मल्टीप्लाई और उधर 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा ना, ये आ गया। तो यहाँ से P3 माइनस P6, ये देखें हमने किस किस का रिलेशन बनाना है, P3 को P6 के साथ कंबाइन करना है ना, 5 और 2 को कंबाइन करना है। तो P3 माइनस P6 इज इक्वल टू P5 माइनस P2, यहाँ से वैल्यू आ गई। ये सेकंड कंडीशन बन गई हमारी 2 डबल प्राइम। और ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 को पहले यूँ लिख लेते हैं ना, P1 माइनस P4, ये इक्वेशन 1 प्राइम जो थी, प्लस ये जो 1/2 है। अब ये देखें P2 माइनस P5, इनको इकट्ठा कर लिया, अलग कर लिया, और P3 और P6 जो है इनको अलग कर लिया माइनस कॉमन लेके, क्योंकि हमारे पास P3 माइनस P6 की वैल्यू आ गई है ना, वो यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ लिख लें यूजिंग इक्वेशन 2 प्राइम, इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ किया। तो P3 माइनस P6 की जगह पे P5 माइनस P2 ये लिख दिया। तो इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का P5 और प्लस का P2 आएगा, यानी ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स P2 माइनस 2 टाइम्स P5। तो 2 कॉमन लेंगे, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो P1 माइनस P4 प्लस P2 माइनस P5 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या आई, P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P5 माइनस P2। ये इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आई है उसको 1 डबल प्राइम कह दिया। तो अब 2 डबल प्राइम को देखें और 1 डबल प्राइम को देखें, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, P5 माइनस P2। अब P5 माइनस P2 P3 माइनस P6 के इक्वल भी है, और P5 माइनस P2 जो है वो P1 माइनस P4 के इक्वल भी है। इसका मतलब है ये तीनों आपस में इक्वल है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। सो फ्रॉम 1 डबल प्राइम 2 डबल प्राइम एंड 3 प्राइम, यानी इस इक्वेशन को मिला के लिखें तो ये कंडीशन आ गई, और इक्वेशन 3 प्राइम जो थी उससे ये कंडीशन आ गई। तो यही कंडीशन हमें चाहिए थी। तो यहाँ आज का लेक्चर खत्म हुआ।